Good evening, students. I am Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, पटना. मैं आप सबों का स्वागत करता हूं. आज का जो टॉपिक है वो IAS एस्पिरेंट्स के लिए फाउंडेशन का काम करता है. फाउंडेशन क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के आधार पर आपका नींव बनता है. जो आप फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं वही आपके IAS के परीक्षा में वो जो नींव स्तंभ फाउंडेशन का काम करता है वही है फाउंडेशन क्लास. आज हमारा चर्चा का विषय है पैलियोलिथिक एज. इंग्लिश में इसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल. ये जो शब्द है पैलियोलिथिक दो शब्दों से बना है. पैलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब स्टोन. पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर. यानी इतिहास का वो भाग जब हमारे पूर्वज माने आधुनिक मानव के पूर्वज तकनीक के रूप में, औजार के रूप में पत्थर का प्रयोग करते थे. अब सवाल यह है कि इस चर्चा में चूंकि हम लोग IAS एस्पिरेंट हैं तो सिर्फ इतिहास के पक्ष को ही हम लोग ना जाने, हम लोगों को भूगोल का भी पक्ष जानना चाहिए. इस समय भौगोलिक स्तर पे, जियोलॉजिकल स्केल पे क्या परिवर्तन हो रहा था. और तीसरा महत्वपूर्ण भाग यह है कि बायोलॉजी के पार्ट से मानव में विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन भी हम लोग को जानना है कि हमारे पूर्वज कौन थे. यदि हम लोग चिंपैंजी और एप कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे तो वो लोग 4 पैर की जगह 2 पैर पे चलना कैसे शुरू किए. हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वज पूरा पाषाण काल में इस मानव इतिहास के युग में कैसे रहते थे, उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उनका खाद्य पदार्थ वो लोग कैसे जुटाते थे. कहने का मतलब है कि ये समाज शिकारी और आखेटक था. यानी एक जगह से दूसरे जगह ये खाद्य पदार्थ के लिए, शिकार करने के लिए, भोजन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. और आवास के नाम पे ये लोग गुफा में रहते थे. इनमें एक प्रजाति जो है अग्नि का आविष्कार किया. यानी हमारे पूर्वजों में से होमो इरेक्टस अग्नि का, आग का ये लोग खोज किए, नियंत्रित किए. गुफा में रहते थे तो अपने समय को कैसे ये व्यतीत करते थे, तो गुफाओं में इनका चित्रकारी देखने को मिलता है. आप देखिए इस तरह का भीमबेटक जो आपके भारत में है, बेलन घाटी में भारत में है, यहाँ पे इनके चित्रकारी का हम लोग को नमूना मिलता है. किस तरह का वस्त्र पहनते थे. और सामान्यतः ये देखा गया है कि पशुओं का चमड़े से, खाल से, एनिमल स्किन से ये लोग अपना वस्त्र बनाते थे. और शिकार करने के लिए ये लोग पत्थर का औजार इस्तेमाल करते थे, पत्थर को नोकीला करते थे. और इसी नोकीला पत्थर से, इसी औजार से, जैसे देखिए ये पत्थर जो है ये तोड़ रहे हैं, इसी औजार से ये पर्यावरण को नियंत्रण करने की कोशिश किए. धीरे धीरे ये एक जगह से दूसरे जगह पहले ये भ्रमण करते थे. धीरे धीरे इनको अपने आजू बाजू के बारे में,
अगल बगल के बारे में, वातावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में इनको जानने का मौका मिला। पहले ये बड़े बड़े जानवरों के शिकार करते थे, उसकी खाल का इस्तेमाल करते थे, उसकी हड्डी को इस्तेमाल करते थे, मोटे मोटे पत्थरों को औजार बनाते थे, और समय बीतने के साथ इनमें जो बड़े बड़े पत्थर का औजार था छोटे छोटे पत्थर का औजार हो गया। जो बड़े बड़े पशुओं का शिकार करते थे ये अब छोटे छोटे पत्थरों से छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगे, पशुओं को नियंत्रित करने लगे, पशुओं को पालतू बनाने लगे। आपका जो डॉग है, कुत्ता है, ये पहला पशु था जिसको हमारे पूर्वज नियंत्रित किए। तो पूरा पाषाण काल में हम लोगों को यही जानना है, इसी तथ्य को जानना है, और इस तथ्य को सिर्फ इतिहास के पहलू से हम लोग जानेंगे तो हमारा अध्ययन अधूरा रह जाता है। क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि सबसे नज़दीकी जो मानव जाति का, आधुनिक मानव जाति का जो सबसे नज़दीकी जीवित रिश्तेदार है वो है चिंपैंजी। लेकिन वो तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ आराम से छलांग लगा सकते हैं, अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। लेकिन आधुनिक मानव जो है 2 पैर पे चलता है। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये 4 पैर वाले आदि पुरुष, हमारे पूर्वज, 2 पैर में तब्दील हो गए। इसलिए मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से वो भी हम लोग को देखना है, जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वजों को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि 4 पैर की जगह 2 पैर पे आ गए। तो यही सब का आंसर हम लोग जो है आज के चर्चा में देखेंगे, और ये बहुत ही जरूरी है आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि कैसे पढ़ें और संपूर्ण हमारी पढ़ाई कैसे हो ताकि हर एक कोने को हम लोग समझ सके। हालांकि ये टॉपिक जो है इतिहास का भाग है, इसको हम लोग प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इसमें हम लोग को काल, पृथ्वी के काल का, उस पृथ्वी में परिवर्तन, कब कब पृथ्वी में क्या परिवर्तन हुआ वो भी जानना है। खास करके पूरा पाषाण काल में पृथ्वी पे भौगोलिक रूप से क्या परिवर्तन हुआ, व्हाट वाज द चेंजेस दैट टुक प्लेस ऑन द जियोलॉजिकल स्केल ड्यूरिंग पैलोलिथिक एज, इसकी आंसर देखना है। और थर्ड जो है, तीसरा दृष्टिकोण है वो बायोलॉजी से, कि जीव विज्ञान से आखिर मानव जाति में, आज हम लोग आधुनिक मानव जाति होमो सेपियंस सेपियंस हैं, तो इस होमो सेपियंस सेपियंस के पूर्वज आखिर कौन थे और क्या क्या परिवर्तन आया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना आज का चर्चा शुरू। देखिए, इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग जो है इसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसको कहते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक एज। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज में हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है, उससे हम लोग को सामग्री मिलता है जिससे कि हम लोग इतिहास का निर्माण कर सके। जैसे कि पूरा पाषाण काल में चर्चा पे देखे कि गुफा में आपका चित्रकारी किया हुआ, पेंटिंग किया हुआ, जो कि आपके भीमबेटका के गुफा में दिखाई देता है, बेलन घाटी के गुफा में हम लोग को मिलता है, पत्थरों के औजार मिलते हैं। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिससे कि हम लोग उस काल का निर्माण करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज इसलिए कहते हैं कि हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, लेकिन हमारे पास जो है ये लिखित साक्ष्य नहीं है। ये हमारे पास ये लिखित साक्ष्य नहीं है। वी डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस। तो चूंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है और इतिहास का निर्माण
हम लोग सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं, इसलिए इस काल को हम लोग प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। दूसरा जो हमारा फेज है इतिहास के, वो है, उसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, या इतिहास को 3 चरणों में हम लोग बांटे। तो पहला चरण आपका प्राग ऐतिहासिक काल हुआ, दूसरा चरण आद ऐतिहासिक काल हुआ या प्रोटो हिस्टोरिक एज हुआ। इंग्लिश में इसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं और हिंदी में इसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रोटो हिस्टोरिक एज में क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। वी हैव रिटन एविडेंस बट वी आर अनेबल टू डिसिफर दैट writing, we are unable to interpret that writing, we are unable to frame any meaning to that writing। तो लिखित साक्ष्य होने पर भी उसका अर्थ हम लोग को नहीं निकलता है। तो जब लिखित साक्ष्य हो और उसका अर्थ ना निकले और सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हो या साक्ष्य हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, तो उसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज में कहते हैं। जैसे कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता ये आद ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा उदाहरण है। Proto historic age, the greatest example in India is Indus Valley civilization. The scripts are there, but we are unable to decipher it. तीसरा काल जो है आपके यहाँ वो है ऐतिहासिक काल। वो है आपका ऐतिहासिक काल जिसको कि इंग्लिश में हम लोग हिस्टोरिक एज कहते हैं। इसमें आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है और लिखित साक्ष्य भी है। तो इतिहास को 3 भाग में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. The first one is prehistoric age, the second one is proto-historic age and third one is your historic age. अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के जो आज का चर्चा का विषय है वो पैलोलिथिक एज पे या पूरा पाषाण काल पे चलते हैं। पूरा पाषाण युग, हिंदी में इसको हम लोग पूरा पाषाण युग कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको पैलियोलिथिक कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। हिंदी में ये पूरा पाषाण काल कहलाया जाता है और इंग्लिश में इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक जो शब्द बना है 2 ग्रीक शब्द यानी आपका 2 यूनानी शब्द, 2 ग्रीक शब्द, एक है पैलियो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टूल एज द tools in the form of stone, when stone were the main form of tools, that was a deciding factor whether we call it a Paleolithic age or Bronze age when metals were used. Paleolithic age means old stone age, that oldest time where the tool was mostly in the form of stone. उसी तरह हिंदी में पूरा पाषाण काल 2 शब्द से बना है, 2 यूनानी शब्द से बना है, पैलियो और दूसरा शब्द है आपका लिथिक। पैलियो का मतलब होता है पुराना, क्योंकि हम लोग मानव इतिहास के सबसे पुराने समय में देख रहे हैं, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी जब औजार के रूप में मुख्यतः पत्थर थे, तकनीक मुख्यतः पत्थर का इस्तेमाल से होता था, टेक्निक वॉज मोस्टली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, तो उस समय को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि इसका डेट हम लोग ध्यान रखें। आपका पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज या पूरा पाषाण काल, इसका समय याद रखिएगा। पूरे विश्व भर में इसकी शुरुआत 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ।
यानी हम लोग बात करें कि विश्व भर में पूरा पाषाण युग या काल या मानव इतिहास का ये भाग, इसकी शुरुआत कब हुई, तो वो था आपका 25 लाख वर्ष पहले। तो शुरुआती समय पूरा पाषाण युग का हम लोग 25 लाख वर्ष पहले मानते हैं, 2.5 मिलियन ईयर्स पहले मानते हैं। इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि इस समय भूगोल के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पे, जियोलॉजी के आधार पे भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। और पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण युग की समाप्ति कब हुई, तो 10,000 वर्ष पहले, यानी 10,000 ईसा पूर्व में ये पूरा पाषाण की समाप्ति हुई। मीन्स द पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज स्टार्टेड from 2.5 million years ago and it lasted until 10,000 years before Christ। तो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भौगोलिक परिवर्तन हुआ, अ मेजर जियोलॉजिकल चेंजेस टू प्लेस। और हम लोग यदि बात करें तो पहला तथ्य हमेशा याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल का जो समय था वो आपका 25 लाख वर्ष से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था। अब चलिए हम लोग भूगोल के आधार पर, अब हम लोग चलते हैं भूगोल के आधार पर। और भूगोल के आधार पर ये देखिए कि पृथ्वी के गठन के समय से, फ्रॉम द टाइम द अर्थ टुक इट्स ओरिजिन, और आज तक हम लोग पृथ्वी के काल को 4 भाग में बांटते हैं। पृथ्वी का गठन से लेके आज तक यदि हम लोग काल समय का नाम दे तो उसको 4 भाग में बांटा जाता है। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ टू प्रेजेंट वी डिवाइड द पीरियड ऑफ अर्थ एज इन 4 पार्ट्स। और जो चौथा भाग है उसको हम लोग चतुर्धार्तुक काल कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में क्वार्टरनी पीरियड कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग चतुर्धार्तुक काल कहते हैं, याद रखिएगा। अब जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चौथा काल है ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक है प्लीस्टोसीन, जिसको कि अति नूतन जो है हम लोग चरण कहते हैं, प्लीस्टोसीन, हिंदी में भी प्लीस्टोसीन, इसको अति नूतन कह सकते हैं, नया से थोड़ा सा पहले। और वर्तमान जो है, यदि जियोलॉजी कालक्रम, भूवैज्ञानिक कालक्रम देखेंगे तो वर्तमान काल को हम लोग होलोसीन कहते हैं, वर्तमान काल को हम लोग होलोसीन कहते हैं, यानी नूतन। सवाल हमारा यह है कि हम लोग प्लीस्टोसीन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सवाल यह है कि अति नूतन चक्र ये हमारे चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि इसकी शुरुआत 25 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। प्लीस्टोसीन पीरियड स्टार्टेड 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो पहला तथ्य यह है कि पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल आपका 25 लाख वर्ष पहले चालू हुआ, 2.5 मिलियन ईयर्स बिफोर। और जियोलॉजी के आधार पे देखें, पृथ्वी के आयु के आधार पे आप देखिएगा तो पृथ्वी का जो चतुर्धार्तुक काल है, जो क्वार्टनरी पीरियड है, और उसमें जो प्लीस्टोसीन चरण है, उसमें जो अति नूतन चरण है, वो अति नूतन चरण की शुरुआत हुई है 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, 26 लाख वर्ष पूर्व। अब ये है, अब आप पूछेंगे कि पूरा पाषाण जो एक इतिहास का टॉपिक है, आप ज्योग्राफी क्यों एंटर कर दिए। तो इसका आंसर ये है बच्चों, इसका आंसर ये है कि प्लीस्टोसीन पीरियड में
आपके पृथ्वी पे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं हिमयुग यानी आइस एज। पृथ्वी का बहुत सारा भाग जो है ये बर्फ से ढका हुआ था। अब देखिए इसका असर मानव जिंदगी पे कैसे पड़ा, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग यदि मानव जाति की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहला उदाहरण आता है, इस जीव को देखिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्यूंसुल्स। इनको हम लोग प्रोक्यूंसुल्स कहते हैं और इनकी हाथ को देखिए, ये मानव जाति जैसा इनका हाथ है। इनका कान देखिए, इनका चेहरा देखिए, ब्रेन देखिए, तो बहुत कुछ आधुनिक मानव जाति से ये मिलता जुलता है। इनमें भिन्नता क्या थी? भिन्नता ये थी कि ये अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे। ये दो पैर पे नहीं चल सकते थे, लेकिन हां, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा सकते थे। तो ये हम लोग प्रोक्यूसल्स की बात करते हैं। जब हम लोग मानव जाति की पूर्वज की बात करते हैं तो हम लोग 40 लाख वर्ष पूर्व हम लोग चले जाते हैं और देखते हैं कि मानव जाति से सबसे मिलता जुलता जो जीव है, जिसको आज आप चिंपैंजी या एप या बंदर कहते हैं, हम लोग अपने पढ़ाई में उनको प्रोक्यूसल्स कहेंगे। और ये चार पैर पे चलते थे, आराम से चलते थे। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा सकते थे, लेकिन चल नहीं पाते थे। तो 40 लाख वर्ष पूर्व पहले की ये बात है। अब आप देखिएगा कि 26 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ क्या। 26 लाख वर्ष पूर्व पहले आपका पेड़ पौधे वनस्पति थे, लेकिन जो हम लोग प्लीस्टोसीन पीरियड की बात किए हैं, जो हम लोग अति नूतन समय की बात किए हैं, इस समय हम लोग को क्या देखने को मिला है कि पूरे जो है पूरे पृथ्वी पर बर्फ ढक जाता है। इसको हम लोग हिमयुग कहते हैं, इसको हम लोग आइस एज कहते हैं। और इस हिमयुग या आइस एज से क्या परिवर्तन हुआ? इस आइस एज से परिवर्तन यह हुआ कि बहुत सारी वनस्पति जो है लुप्त हो गई। और बहुत सारी वनस्पति जब लुप्त हो जाती है तो जो प्रोक्यूसल्स का हम लोग उदाहरण लिए कि एक पैर से दूसरे पेड़ तक ये आराम से छलांग लगा सकते थे, मैंने दे कैन जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। बट अब जंप लगाएंगे तब तो जबकि पेड़ हो, यानी अब इनके पास पेड़ नहीं है, क्योंकि हिमयुग आ चुका, आइस एज आ चुका। प्लीस्टोसीन पीरियड जो कि 26 लाख वर्ष पूर्व चालू हुआ था, और ये प्लीस्टोसीन का समय खत्म होता है 10,000 ईसा पूर्व पहले, यानी जब आपका पूरा पाषाण काल जो है समय भी जब संपन्न होता है, खत्म होता है। द एंड टाइम ऑफ पैलियोलिथिक एज इज 10,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। यानी प्लीस्टोसीन, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में प्लीस्टोसीन और हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एक ही समय का दो पहलू का नाम है। खैर, अब यह है कि इस हिमयुग या आइस एज आने से परिवर्तन क्या हुआ। हिमयुग आने से परिवर्तन यह आया कि ये प्रोक्यूसल्स है जो अपने में तब्दीली लाएं और चार पैर की जगह अब ये लोग जो हैं दो पैर पे चलने लगे। और यही मानव विकास, हमारा मानव विकास का अध्ययन भी इसी पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल से शुरू होता है। तो हिमयुग में पृथ्वी, लगभग पूरे पृथ्वी ग्रह की सतह पे बर्फ ढका हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अर्थ सरफेस वर कवर्ड विथ आइस। और इसके कारण मानव पे जो है एक परिवर्तन का कारण बन गया।
and this change in environment made the way for human evolution. यानी पूरा पाषाण काल हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का प्लीस्टोसीन चरण या अति नूतन चरण या हिमयुग या आइस एज के कारण मानव में भी बायोलॉजिकल आधार पे, जैविक आधार पे, जीन के आधार पे, डीएनए के आधार पे बदलाव चालू हो गया। और इसका भी कालक्रम लगभग वही है, और इसको जानने के लिए हम लोग को 40 लाख वर्ष पूर्व चलना पड़ेगा। और आप देखेंगे, इसको देखिए, आप यहां देखिए, ये जो हैं आपके, इनको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ये जो हमारे पूर्वज हैं, या कहिए हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हम लोग 40 लाख वर्ष पूर्व ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी अफ्रीका में हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से गिनती करते हैं। और इन्हीं का एक जीवाश्म मिला है, एक फॉसिल मिला है, जिसको हम लोग लूसी कहते हैं। और जीवाश्म के आधार पे चेहरे का इस तरह का निर्माण हुआ है। और ये लूसी जीवाश्म, ये लूसी फॉसिल आपको इथियोपिया में 1970 में मिला है। और इसका समय जो है लगभग आज से 32 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, 3.2 मिलियन ईयर्स अगो। ये लूसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? लूसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीसीज के थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है 2 पैर पर चलना चालू हुए। हम लोग देखे थे कि 40 लाख वर्ष पूर्व प्रोक्यूंसल्स को देखे थे जो कि 4 पैर पे चल रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये 2 पैर पे चलने लगे। इनको हम लोग बाइपेडल कहते हैं। और इनका जो समय, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से एक प्रजाति निकला जिसको हम लोग होमोजीनस कहते हैं, यानी वो प्रजाति, वो जीनस होमोजीनस, जिससे होमोसेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव निकला है, उसकी शुरुआत होती है। और इस होमोजीनस की शुरुआत जो है आपका 2.8 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 28 लाख वर्ष पूर्व पहले चालू हुआ। पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व, हिमयुग 26 लाख वर्ष पूर्व। और हिमयुग के कारण आपके यहां होमोस्पीसीज 28 लाख वर्ष पूर्व ये धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पे चलने लगे। अब देखिए, इसी होमोजीनस के सबसे पहला जो एविडेंस हमारा साक्ष्य मिला है वो है आपका होमो हेबिलिस। यदि हम लोग बात करें तो ये होमिनिन ग्रुप के पहले उदाहरण है। होमिनिन का मतलब होता है जो चिंपांजी की तरह एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक छलांग लगा ले, लेकिन 2 पैरों पर भी चल पाए। प्रोक्यूंसल्स 2 पैर पे नहीं चल पाते थे, वो 4 पैर का इस्तेमाल करते थे, आप देखे थे वीडियो में। लेकिन होमिनिन ग्रुप जो है 2 पैर पे भी चल सकते हैं और चिंपांजी की तरह पेड़ पे छलांग भी लगा सकते थे। और सबसे पहला उदाहरण जो है हम लोग को होमो हेबिलिस मिलता है। और इसी होमो हेबिलिस से करीब 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी 2 मिलियन ईयर्स अगो, एक स्पीसीज आया जिसको हम लोग होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस नाम ये इसलिए दिया गया, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना। ये प्रजाति जो है सीधा खड़े होने लगी। और इस प्रजाति की शुरुआत हम लोग फिर से पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका देखते हैं। और ईस्ट अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका से ये लोग यूरोप की तरफ गए, एशिया की तरफ गए।
होमो इरेक्टस के बारे में महत्वपूर्ण तत्व यह है कि यही प्रजाति जो है अग्नि की खोज किए, अग्नि की आविष्कार किए। दे वर द फर्स्ट पीपल टू कंट्रोल फायर। लेकिन ये जो है 20 लाख वर्ष पूर्व धरती पर आए, लेकिन 70,000 वर्ष पूर्व ये होमो इरेक्टस जो है विलुप्त हो गए। लेकिन 7 लाख वर्ष पूर्व एक और प्रजाति आया जिसको हम लोग होमो हाइडेलबर्जेंसिस कहते हैं। होमो हाइडेलबर्जेंसिस ये बहुत अच्छे शिकारी थे। होमो हाइडेलबर्जेंसिस के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये भाषा का प्रयोग करते थे, कुछ अपना भाषा ये लेके आए थे, और ये भी अफ्रीका में रहते थे। अफ्रीका से ही यूरोप और एशिया गए, लेकिन 2 लाख वर्ष पूर्व ये भी विलुप्त हो गए। और होमो हाइडेलबर्जेंसिस पूर्वज माने जाते हैं निएंडरथल मैन के और होमो सेपियंस के, यानी आधुनिक मानव के। लेकिन ये भी 40,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए, क्योंकि हिमयुग धीरे धीरे खत्म होने लगा और निएंडरथल मैन जो थे वो ठंडा में रहने के आदी थे। तापमान बढ़ा, संसाधन की कमी आई, उनके लायक संसाधन की कमी आई और ये भी विलुप्त हो गए। जीन के आधार पर निएंडरथल और होमो सेपियंस में काफी समानता है, यदि जेनेटिक आप सिमिलैरिटी देखें तो। लेकिन हम लोग निएंडरथल मैन को अपने पूर्वज नहीं कहते हैं। हम लोग के पूर्वज हैं होमो सेपियंस, और इसी से एक नई प्रजाति निकली जिसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। और ये होमो सेपियंस ईस्ट अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में करीब 2 लाख वर्ष पूर्व आए, और भारत में ये लोग करीब 60,000 वर्ष पूर्व आए। तो हमारे पूर्वज होमो सेपियंस हैं, हम लोग भी होमो सेपियंस हैं। और यूरेशिया में इनकी शुरुआत 60,000 वर्ष पूर्व आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारा मुख्य चर्चा जो है वो है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग, इस मानव जाति का जो विकास हुआ है, इसको ऐतिहासिक काल का नाम हम लोग पूरा पाषाण क्यों कहते हैं? तो पूरा पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्थर के औजार से ही शिकार करते थे। अब सवाल उठता है कि पत्थर को औजार बनाने का इनके जहन में, दिमाग में आया कैसे? तो रीजनिंग या लॉजिक का इस्तेमाल मानव जाति शुरू से करते आई है, और इसी बदौलत मानव जाति आज भी हम लोग देखते हैं। देखिए, मानव जाति के विकास के साथ साथ ये लोग खाद्य पदार्थ के लिए एक जगह से दूसरे जगह शिकार करने के लिए जाते थे, और शिकार के क्रम में ये लोग जो है जानवरों का, पशुओं का हड्डी को खाते थे। हड्डी के बोन मैरो को, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, उसको खाते थे। तो हड्डी को ये तोड़ने की कोशिश किए। जब ये तोड़ने की कोशिश किए तो भी हड्डी ठीक से नहीं टूट पाया, और अंत में ये पत्थर की खोज किए, और पत्थर की खोज करके देखे कि उसको कूटने का काम, तोड़ने का काम ये चालू हो गया। और चूंकि बड़े बड़े पत्थरों का ये औजार बनाते थे, जिससे कि जानवरों की खाल को ये लोग निकाल सके, पेड़ के ट्रंक को, पेड़ के छाल को ये निकाल सके, और पत्थर को ये अपने सुरक्षा हेतु भी रखते थे। तो पूरा इनके जीवन का तकनीक जो है बड़े बड़े पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था। इसलिए इस काल को हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते। अब अंत में हम लोग देखते हैं कि किस तरह का ये पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। तो पहला जो पत्थर है
या पहला श्रेणी का जो पत्थर है उसको हम लोग हिंदी में कुल्हाड़ी, इंग्लिश में हैंड एक्स कहते थे। ये देखिए, इस तरह में इसको आप हाथों से पकड़ सकते हैं और ये नोकीला जो है पेड़ को काटने के लिए या जड़ को खोदने के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरे श्रेणी का जो पत्थर था, जो पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज में हम लोग को देखने को मिलता है, उसको हम लोग गंडासा कहते हैं। देखिए, दोनों तरफ से ये नोकीला था, दोनों तरीके से ये काटने का काम होता था। तो पेड़ के छाल को, पेड़ के टहनी को काटने के लिए ये गंडासा इस्तेमाल होता था। और तीसरा जो है, हम लोग काटने वाले पत्थर का नाम देते हैं, इंग्लिश में इसको चॉपर्स बोलते हैं। ये चॉपर्स देखिए, ये धुरमुस करने के लिए, तोड़ने के लिए, काटने का भी काम आता था। महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि पूरा पाषाण काल जो हम लोग पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज आपके इतिहास का ये पोर्शन है। लेकिन जब तक आप इसको ज्योग्राफी के साथ कोरिलेट नहीं कीजिएगा, जब तक आप इसको बायोलॉजी के साथ कोरिलेट नहीं कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और आईएएस एस्पिरेंट्स, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसके साथ ही ये चर्चा हम लोग संपन्न करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।